हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी चीज़ों को अभी तक पढ़े होंगे उसे मन लगा करके और दिल और दिमाग और मेहनत तीनों को एक साथ बैठा करके तब किए होंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 क्लास 10th के साइंस का जो कि चैप्टर क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का भी काम किया था और मैंने समझाने का भी काम किया था। और इसके साथ उसमें जितने भी आपके प्रश्न उत्तर थे उन सभी को मैंने क्या किया, फिनिश किया था। लगभग आपके टोटल 6 लेक्चर के साथ उसको कंप्लीट किया गया है। और आज जो आपका है वो आपका अम्ल, क्षार और लवण है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जो एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है ना। और आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मैं उसे खुद के बुक से पढ़ा रहे हैं, अपने बुक से, जो कि मैंने बुक को खुद से डिजाइन किया है ना। और मैंने बुक को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो बच्चा अगर गरीब से भी गरीब हो तो उसे भी मतलब कि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल सके जो कि लोगों को पैसे से मिल रहा है। तो आप लोगों को फ्री में कंटेंट देने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक चैनल को क्रिएट किया जिसका नाम बहुत ही बेहतरीन रखा है, ग्रोथ अस अकादमी। क्या नाम रखा गया है? ग्रोथ अस अकादमी। और इसी चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपको हम बता दें कि आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए, और हम लोग क्लास को शुरू करने से पहले करते क्या है, तो थोड़ा सा आपको एनर्जिट होने के लिए, थोड़ा सा आपको ऊर्जावान करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में अच्छा खासा मन लगे और दिल लगा करके पढ़ाई करें। क्योंकि पढ़ना जरूर इसलिए है क्योंकि हमारे माता पिता अगर हमें पढ़ा लिखा रहे हैं तो इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि वो चाहते हैं कि आपके थ्रू से उनका सर क्या है, ऊंचा हो, और हर एक समाज में हर एक जगह पर उनका नाम क्या हो, अच्छे जगह पे चल रहा हो। ठीक है ना। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। आप बहुत ही क्या है कि आप बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे माता पिता मिले हैं कि आपको जो पढ़ा रहे हैं। ऐसे सबके माता पिता नहीं होते। बहुत लोग तो होते हैं कि अपने बच्चे को बहुत शुरू से क्या करते हैं, 10 साल 15 साल के बाद उनको घर से बाहर निकालना शुरू करते हैं कमाने के लिए। लेकिन आप क्या है, आप बहुत ही ज्यादा क्या है, किस्मत वाले हैं कि आपको ऐसे फैमिली मिला है। चलिए, क्लास को हम लोग आगे क्यों ले चलते हैं, उससे पहले आपको हम एक मोटिवेट जो है कि क्यूज को दिखाएंगे, समझाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है कि सुप्रभात का है, ये आपका सुबह का है। इसमें क्या है कि मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यह दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह क्या होता है, वह आपका प्रेम और आपका व्यवहार होता है। अगर किसी मनुष्य को कोई अगर अपनी ओर खींच रहा है तो खींचने वाला कोई दूसरा नहीं होता है इस दुनिया में, वो क्या होता है, तो वो आपका प्रेम और आपका व्यवहार होता है, जो कि आपके ओर सभी मनुष्य को खींचने का कार्य करता है। सो चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में भाई साहब, तो इसका नाम है अम्ल। किसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग यहाँ देखने वाले हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है, और बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ाने का भी क्या करेंगे, यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है। तो अब समझेंगे अच्छे तरीके से कि अम्ल क्या है। आपको अच्छे से मालूम होगा कि अगर हम छोटी बात में कहें तो अम्ल क्या होता है कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि उसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है खाने में। जैसे हम कह सकते हैं नींबू कह सकते हैं, इमली कह सकते हैं, दूध भी कह सकते हैं। अब और बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर दूध तो खाने में मीठा लगता है, फिर खट्टा कैसे हुआ? होता है, लेकिन होता क्या है कि जो दूध आपका होता है वो आपका दुर्बल अम्ल होता है, ना कि प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना। खट्टा तो लगता है, अगर खट्टा नहीं लगता दूध तो फिर भाई साहब दूध से ही बना दही खट्टा क्यों लग सकता है? इसका भी तो रीजन है ना। तो इसका तात्पर्य यही होता है कि दूध भी आपका क्या होता है, अम्ल ही होता है। तो आपको बात समझ में आ गई कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर जल में घोलते हैं तो घोलने के बाद क्या होता है, उसमें से H धन आयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H धन आयन प्राप्त होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि अम्ल किसको कहते हैं, वही बात बोला गया है कि जब हम क्या कहते हैं, किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो उसमें से क्या होता है कि H धनायन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H धनायन प्राप्त होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर H धनायन प्राप्त हो, कब? जब इसे हम जल में घोले तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख रहे होंगे HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्या है, H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सभी अम्ल है। यहाँ इसके बाद क्या है, CuSO4, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, अम्ल होता है, लेकिन लग नहीं रहा है देखने के अम्ल है, बट ये अम्ल होता है। इसका हम काम कब करते हैं, जैसे जब कोई खेत बंजर हो जाता है, जब कोई खेत क्या होता है, जब कोई खेत आपका बंजर हो जाता है, तो खेत को क्या करने के लिए, खेत को उपजाऊ करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि CuSO4 का क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या है, नोट में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आपको समझना है। वही बात कि अम्ल क्या होता है कि स्वाद में कैसा लगता है, तो एक खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तथा अम्ल का पीएच मान क्या होता है, सदैव 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो सदैव क्या होता है, आपके 7 से कम होता है, ठीक है ना। तो फिर कहेंगे सर तब फिर 7 क्या होता है, तो 7 जो होता है वो आपका सॉल्ट होता है, लवण होता है, जिसे कि हम बताने वाले हैं आगे चल करके, ठीक है। अभी आप बस इतना ही समझिए। इसके बाद नंबर 2 नोट में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अम्ल क्या होता है कि नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। और इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था, अनीला। क्या बनाया था, अनीला। तो अनीला का मतलब होता है, अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, और ला से हो गया लाल। मतलब कि अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करने का भी कार्य करता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम समझाने का भी काम बेहतरीन करते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्यों चले, अब देखते हैं हम लोग कि अम्ल के प्रकार। वैसे तो अगर कहा जाएगा कि टोटल अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, कुल, तो कुल की बात करें तो भाई टोटल आपके पास अम्ल के प्रकार 6 होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपके यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो मात्र 2 और 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो केवल और केवल 2 दिया हुआ है कि अम्ल के प्रकार में अगर हम बात करें तो कौन होता है, पहला आपका होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। आपको यहाँ पर बस यही पढ़ना है, बाकी आपको 4 और हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये ना हो कि सर ने तो 2 ही बताया, बोले तो थे कि 6 होता है। तो भाई साहब आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार तो आपको 2 ही पढ़ना है, लेकिन 4 कौन कौन से होते हैं, तो बता दे रहे हैं कि एक आपका होता है अकार्बनिक अम्ल होता है, एक आपका कार्बनिक अम्ल होता है, एक आपका सांद्र अम्ल होता है, और एक आपका तनु अम्ल होता है, ठीक है ना। तो 6 टोटल हो गए, 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और 4 मैंने आपको बता दिया, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, प्रबल अम्ल पढ़ना है, और आपको यहाँ पे दुर्बल अम्ल पढ़ना है। इन दोनों को आपको यहाँ पे पढ़ने का काम करना है, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, और आराम से पढ़ना है। ज्यादा चीजों को फास्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई साइंस है, और साइंस को हम जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ज्यादा भी मुझे क्या होगा, मजा आएगा, और पढ़ने वाले को भी मजा आएगा और पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ज्यादा समय में ऐसा भी नहीं है कि आप को कहीं किसी के शादी विवाह में जाना है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको फोन कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है, तो सिंपल सी बात होता है कि जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है, आपको तो अच्छे से मालूम है कि अम्ल क्या होता है कि जहां पर H धनायन प्राप्त होता है, यहां पर भी वही बात है, लेकिन थोड़ी सी चीजों को जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे क्या, कि जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, तो घोलने के बाद यहां पर जो H धनायन होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है, तो अधिक मात्रा में क्या होता है कि H धनायन क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। H धनायन क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। बात में आ गया। कहने का मतलब हम भी कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल में कार्बन की मात्रा नहीं होती है। यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रबल अम्ल में किसकी मात्रा नहीं होती है, तो प्रबल अम्ल में कार्बन की मात्रा भी नहीं होती है, ठीक है। कहेंगे कैसे, तो सर यहाँ पे इसलिए ऐसा हो सकता है कि जैसे आप पढ़ते होंगे HCl, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप पढ़ते होंगे HCl, तो कहेंगे सर यहाँ पे C तो है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे C नहीं, आप यहाँ पे Cl है। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या बन गया, एक क्लोरीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरीन बन गया।
तो बात समझ में आई क्या? तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं और घोलने के बाद अधिक मात्रा में यदि हमें H धन आयन प्राप्त होता है तो इस प्रकार के अम्ल को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। नोट ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपके कौन सा होता है? HNO3, मतलब आप क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों अम्ल क्या होते हैं? बहुत प्रबल होते हैं। अगर ये दोनों अम्ल को आपस में मिला दिया जाता है एक अनुपात में तो भाई साहब ये बन करके तैयार होता है अम्लराज। क्या तैयार होता है? अम्लराज बन करके तैयार होता है। और ये क्या होता है कि इसमें जो होता है सोना, वो सोना क्या होता है? पूरे तरीके से गल जाता है। किसमें? जब HCl और HNO3 दोनों को एक अनुपात में मिला दिया जाता है तो इसमें सोना को आसानी से क्या किया जाता है? घुलाया जा सकता है। ओके, अब कहा जाएगा कि तब फिर अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो बहुत लोग तो समझेंगे कि सर यहाँ पे जब अम्लराज कह रहे हैं तो भाई वही हो सकता है। जी नहीं, आपका अम्लों का राजा हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसको बोलते हैं H2SO4। बात किया जाए कि सर H2SO4 क्या है? H2SO4 ये आपका प्रबल है कि दुर्बल है? तो कहेंगे कि यहां पर आपके पास कार्बन नहीं दिख रहा है। यहां पे क्या नहीं दिख रहा है? कार्बन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह भी क्या है? ये भी आपके प्रबल अम्ल के श्रेणी में ही आ रहा है। ओके, चलिए आगे दुर्बल अम्ल की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट काम करेंगे कि जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो कम मात्रा में H धन आयन प्राप्त होता है तो उससे हम क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर जल में घोलते हैं तो घोलने के बाद क्या होता है कि उसमें जो H धनायन का जो मात्रा होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम क्या होता है? प्राप्त होता है। तो जब कम प्राप्त होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल बोलेंगे। और दूसरी बात कि दुर्बल अम्ल में कार्बन की मात्रा होती है। दुर्बल क्या होता है? हाँ, दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगा कि कार्बन की मात्रा भी अनिवार्य है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि नोट में क्या है कि जितने भी अम्ल में कार्बन लगे होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। मैंने ये बात बोला भी कि जितने भी आपके दुर्बल अम्ल होते हैं उन सभी में क्या लगे होते हैं? तो कार्बन की मात्रा लगे हुए होते हैं। ठीक है ना? जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे CH3COOH, मतलब क्या है? ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, जिसको बोलते हैं सिरका। इसके बाद C6H12O6, जैसे आपका फ्रक्टोस हो गया, ग्लूकोस हो गया। इनका एक सूत्र है, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 में आपको बेहतरीन तरीके से रासायनिक यौगिकों का नाम और उनका जो है रासायनिक सूत्र दोनों बता रखा है। ठीक है ना? तो इन दोनों में देख रहे हो, यहाँ भी कार्बन की मात्रा दिख रहा है और यहाँ भी कार्बन की मात्रा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है? तो ये आपका दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में समझते हैं। हम लोग समझते हैं क्षार के बारे में। पहले हम अम्ल, क्षार और लवण को समझा देंगे, इसके बाद किसके साथ क्रिया करने से क्या प्राप्त होगा ये सभी चीज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि क्षार क्या होता है। वैसे तो क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, तीखा नहीं, कड़वा। जैसे आपने करेला खाया होगा, नीम की पत्ती, पपीते की पत्ती या पपीते की छिलका, ये सब क्या होते हैं? कड़वा होते हैं। ठीक है, तो यही बात अब समझिएगा विज्ञान के माध्यम से इसको कैसे कहा जाता है। जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो उसमें से OH ऋण आयन प्राप्त होता है। क्या होता है? यहां पर HO या फिर इसी को हम OH भी कह सकते हैं, OH ऋण आयन प्राप्त होता है। कब? जब किसी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं तो उसके बाद उसमें से क्या प्राप्त होता है? OH ऋण आयन प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, यही बात। जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो उसमें से HO ऋण आयन या फिर OH ऋण आयन क्या होता है? प्राप्त होता है, जिसे क्षार कहते हैं। ठीक है, अब जैसे NaOH, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है ना?
तो NaOH यहाँ पर भी OH है, KaOH यहाँ पर भी OH है, NH4OH यहाँ पर भी OH है इत्यादि। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्षार कह सकते हैं। ठीक है, नोट में क्या है, यही बात नोट में लिखा हुआ है कि जो क्षार होता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अब क्या होता है, नोट नंबर 2 कि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसका ही मैंने एक ट्रिक बनाया था बेहतरीन, उस ट्रिक का कैसे हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं छलानी। क्या बोलते हैं, छलानी। छलानी का मतलब होता है कि क्षार लाल को नीला कर देता है। अम्ल का क्या था, अनीला। अम्ल का क्या था, अनीला, मतलब कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। छलानी का मतलब क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब कहेंगे कि सर लिटमस पत्र जो है, आप तो बार बार बोल रहे हैं कि लिटमस पत्र लिटमस पत्र, तो जरा ये भी तो बता दीजिए कि लिटमस पत्र प्राप्त होता कहां से है। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमारे शेर बहादुर, हमारे चीते लोग, ये समझिए कि आपका जो ये लिटमस पत्र है वो कहां से प्राप्त होता है, तो लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। तो कहेंगे सर लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होता है। बात समझ में आ गया क्या, कि लिटमस पत्र कहां से प्राप्त हुआ, तो आपका लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त हुआ। और लाइकेन कहां से प्राप्त होता है, तो लाइकेन जो होता है आपके कवक और शैवाल के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। ओके, चलिए आगे समझते हैं कि क्षार के प्रकार। क्षार के क्या समझने वाले हैं, प्रकार के बारे में। क्षार कितने प्रकार के, तो भाई साहब आपके सिलेबस के अनुसार क्षार केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम टोटल बात करें तो टोटल आपके पास 6 प्रकार के होते हैं। वही जो आपने अम्ल में पढ़ा, सेम उसी तरह से आप क्षार में भी क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, तीसरा अकार्बनिक अम्ल, चौथा कार्बनिक अम्ल, पांचवा सांद्र अम्ल और छठा तनु अम्ल। इसी प्रकार से आपके यहाँ क्षार हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, अकार्बनिक क्षार, कार्बनिक क्षार, सांद्र क्षार और तनु क्षार। लेकिन आपको पढ़ना 2 है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में आपको जानना और समझना है। तो प्रबल क्षार वही कि ऐसे पदार्थ जिसे जल में घुलने पर OH ऋण आयन की मात्रा अगर अधिक प्राप्त होता है तो उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं, और अगर कम प्राप्त होता है तो उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आप यहां देख लीजिए कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इसके बारे में आपको क्या करना है, यहां पर समझना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रबल क्षार क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ऐसा क्षार जो जल में घुलने पर अधिक मात्रा में OH ऋण आयन देता है उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा क्षार जिसे हम अगर जल में घोलते हैं तो घोलने के बाद OH ऋण आयन क्या होता है, बहुत अधिक में क्या होता है, मात्रा में हमें प्राप्त होता है। जैसे यहां पर NaOH दिया है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या हैं, ये आपके प्रबल क्षार हैं। नंबर 2 में क्या दिया था, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि दुर्बल क्षार ऐसा क्षार जो जल में घुलने पर कम मात्रा में OH ऋण आयन देता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है ना, अगर अधिक मात्रा में OH ऋण आयन प्राप्त हो तो आप क्या कहेंगे, तब आप वहां पे कहेंगे प्रबल क्षार, और अगर कम मात्रा में अगर प्राप्त हो तो हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब दुर्बल क्षार में जैसे C2H5OH, भाई साहब नाम देख करके तो मजा आ गया। कहा कि भाई आधा मनुष्यों का जीवन साथी तो यही है, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं शराब, देसी पौवा। पियो कभी, मजा आता है ना पीने में, कभी टेस्ट किया करो। और जो बोल दे कि नहीं पीते हैं भाई, गलत है। क्योंकि जितने लोग
खांसी जुकाम की अगर सिरप का बात करें तो उसमें लगभग 80 to 90% एल्कोहल मिलाया जाता है, जो कि यही है, जो कि कौन है, C2H5OH। यही आपका क्या है, लगभग 90% यही होता है। ठीक है, इसके बाद NH4OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका दुर्बल क्षार है। ठीक है, अब एक बात, बहुत बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, नोट है कि सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि सभी क्षारक क्या हो सकते हैं, सभी क्षारक आपके क्षार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से बात। अब आगे चलते हैं हम लोग सॉल्ट के ऊपर, लवण के ऊपर। ठीक है, लवण किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का काम करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने पर ना तो H धनायन और ना ही OH ऋणायन देता है, उसे लवण कहते हैं। बात होने आ गई। इसका स्वाद कैसा लगता है, तो नमकीन लगता है। फिर से समझिएगा कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने पर ना तो H धनायन और ना ही OH ऋणायन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे में NH4Cl, NaCl, ये आपका यहां पर ए छोटे में रहना चाहिए था, NaCl, AgCl इत्यादि। मतलब कहने का मतलब अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नमक है। क्योंकि अगर इनको हम जल में घोलेंगे तो ना ही हमें H धनायन मिलने वाला है और ना ही हमें OH ऋणायन मिलने वाला है। ठीक है, अब नोट क्या है, ध्यान दीजिएगा। नोट ये है कि लवण स्वाद में कैसे होते हैं, तो नमकीन होता है, जिसका पीएच मान हमेशा और हमेशा कितना होता है, 7 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान हमेशा और हमेशा 7 होता है। वैसे अगर बात किया जाए कि उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है, जैसे कि जल इत्यादि। उदासीन विलयन का भी पीएच मान कितना होता है, तो आपका 7 होता है, जैसे कि आपका जल। और इसी प्रकार से नमक का भी पीएच मान कितना होता है, तो उसका भी 7 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझने का और देखने का भी काम करते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है लवण के प्रकार। सॉल्ट के प्रकार, कितने प्रकार के लवण होते हैं, तो आपका पहला क्या है, आपका पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है क्षारीय लवण और तीसरा है आपका उदासीन लवण या फिर सामान्य लवण। क्या है, सामान्य लवण। ठीक है, अब अम्लीय लवण में क्या होता है कि इसमें अम्ल की मात्रा होता है। क्षारीय लवण क्या होता है, इसमें क्षार की मात्रा होता है। और सामान्य लवण में क्या होता है, इसमें ना तो अम्ल की और ना ही क्षार की मात्रा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, अम्लीय लवण के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि अम्लीय लवण होता क्या है। अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जो पानी में घुलने पर अम्लीय क्या बनाते हैं, घोल बनाते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या समझने वाले थे, हम लोग यहाँ पे हम लोग अम्लीय लवण के बारे में समझने वाले थे ना। हमने क्या बताया था कि अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बनाते हैं, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं।
जब मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार, यही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही से पढ़ने वाला है। कहां से पढ़ने वाला है? यही से पढ़ने वाला है आपका। कहां से? यहां से ध्यान देगा, यहां से, कि जब मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में हमें अम्लीय लवण प्राप्त होता है। ठीक है ना? जिसका पीएच मान 7 होता है या फिर 7 से कम होगा, 7 से अधिक तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि 7 से कम रहेगा तभी तो अम्लीय बनेगा, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तब आपका वो क्षारीय बन जाएगा। तो यहां पे एक बार समझिएगा कि अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बनाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब अम्लीय लवण में क्या होता है कि मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं। क्या बात बोला? कि अम्लीय लवण कैसे बनते हैं? तो मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार के उदासीनीकरण से क्या बनते हैं? अम्लीय लवण बनते हैं। अम्लीय लवण के जलीय घोल का पीएच मान सदैव 7 से क्या होता है? कम होता है। सदैव क्या होता है? 7 से कम होता है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम है, तो भाई साहब अम्लीय लवण का भी पीएच मान 7 से कम ही रहेगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे में फेरस क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पारा एच मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मरकरी क्लोराइड। ठीक है ना? यहाँ पे FeSO4 थ्राइस, ये भी आपका फेरस सल्फेट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मर्क्यूरी सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। ये सभी क्या है? ये सभी के सही आपके पास क्या है? तो ये सब आपके अम्लीय लवण हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे CuSO4 मैंने बताया था कि CuSO4 को मैंने अम्ल में भी रखा था, क्योंकि वो अम्ल का भी कार्य करता है, क्योंकि अम्लीय लवण था इसलिए। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट, ये आपका फेरस सल्फेट, ये आपका हो जाएगा कौन? मर्क्यूरी सल्फेट। ये आपका क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। या लिखा तो है अमोनियम सल्फेट भी होता है और अमोनियम क्लोराइड भी होता है, जो कि आपका कैसा होता है? तो हम बोलेंगे आपका अम्लीय लवण होता है। ठीक, आगे चलते हैं और समझते हैं किसको? क्षारीय लवण को समझते हैं। वे लवण जो पानी में घुलने पर क्षारीय घोल बनाते हैं। भाई साहब, यही बात, वे लवण जो जल में घुलने पर क्षारीय लवण बनाते हैं, क्षारीय घोल बनाते हैं, उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। इसमें क्या होता है? बात ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है कि आपका दुर्बल, आपका क्या? आपका दुर्बल अम्ल और आपका प्रबल क्षार, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में प्रबल लवण प्राप्त होता है। इसको क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण प्राप्त होता है। ठीक है? जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बाद सोडियम एसीटेट, इसके बाद आपके यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ये सब के सब हैं। ठीक है ना? ये सब के सब क्या हैं? तो इस सब के सब आपके पास क्या है? तो ये सब के सब आपके पास क्षारीय लवण है। ठीक है ना? तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जिसमें आपका क्षार की मात्रा अधिक होगा वो आपका क्षारीय लवण, जिसमें अम्ल का मात्रा अधिक होगा अम्लीय लवण। और भाई साहब, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं किसके ऊपर? हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सामान्य लवण के ऊपर। किसके ऊपर बढ़ने वाले हैं? सामान्य लवण के ऊपर बढ़ने वाले हैं। और इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से। और समझने का भी काम तो आपको ही करना है, मुझे काम क्या है? समझाना। आप इसको समझते भी रहिए और साथ में इसका नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि भाई नोट्स बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा आपके जीवन के लिए। क्लास 10th में भाई साहब मेरे नोट्स अगर आपने पढ़ लिया तो बता रहे हैं कि आपका एक भी नंबर अगर साइंस में कट जाए तो आना मेरे पास है, बोलना कि दीपक सर आपके पढ़ाई में से मेरा इतना नंबर कट गया है। कैसे कट गया? भाई साहब आना मेरे पास अगर आपका नंबर कम हुआ तो। दावे के साथ हम कहते हैं। ठीक है? दावे के साथ बोल रहा हूं। चलिए, सामान्य लवण में क्या होता है कि वे लवण
ऐसे होते हैं जो एक अम्ल परमाणु से एक धातु या एक धातु की तरह कार्य करने वाले तत्वों के द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित होने से बनते हैं। या फिर ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो लवण होते हैं ये ऐसे लवण होते हैं जो एक अम्ल परमाणु से एक धातु या एक धातु की तरह कार्य करने वाले तत्वों के द्वारा, धातु से या फिर धातु की तरह कार्य करने वाले तत्वों के द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सामान्य लवण बोलते हैं। जैसे KCl, NaCl, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, फेरस क्लोराइड, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके पास सामान्य लवण है। अब अगर लवण की बात करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नमक का, अगर कोई कहे कि NaCl का निर्माण कैसे होता है, तो आप बोलेंगे कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो प्रबल लवण बन करके तैयार होता है, जिसे हम नमक कहते हैं। और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करते हैं। और इन दोनों का pH मान कितना होता है? तो इन दोनों का pH मान आपके पास कितना होता है भाई साहब? 7 होता है। ठीक है, आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, समझने लायक लगा होगा। और अगर हमारी ये वीडियो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे की ओर ले जा रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया तब, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि किसी टीचर को हम तुरंत जज कर लें कि वो टीचर कैसा पढ़ा सकता है, तो भाई ऐसा गलती मत करना। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा टीचर अगर बना है तो भाई छोटे जगह से उठ करके ही बना है। जैसे कि आज हम लोग छोटे अगर चैनल पर अगर कार्य कर रहे हैं तो एक समय आपके सपोर्ट से यही चैनल बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक, सो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। कल आपको हम इसके आगे पढ़ाने वाले हैं। आज मैंने इसको इतना ही पढ़ाया क्योंकि समय का थोड़ा आज कमी था, इसलिए मैंने आज आपको बस इतना ही पढ़ाया है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का एपिसोड यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।